यह मूवी एक रियल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो डरना मत। और वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना, क्योंकि शुरुआत में आपको लगेगा कि यह एक नॉर्मल मूवी है, लेकिन लास्ट का सस्पेंस आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि भूत किसके अंदर था और किसके अंदर चला गया। तो ईयरफोन लगा लो और डरने के लिए रेडी हो जाओ। मूवी की स्टार्टिंग में हम मॉरिशस में देखते हैं कि एक महान यहूदी की डेथ हो चुकी है, जिसके घर में काफ़ी पुरानी एंटीक चीज़ें हैं। उन चीज़ों को खरीदने के लिए एक एंटीक चीज़ों वाला आदमी आता है। वो वहाँ एक बॉक्स देखता है जिसे वो ले जाता है और दुकान में आ जाता है। इसके बाद वो अपने नौकर को कहता है कि इन सब चीज़ों को पीछे रख देना, और वह शटर लगाकर दुकान से चला जाता है। इसके बाद हमें सैम और माही दिखाए जाते हैं, जो मुंबई से मॉरिशस शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद फिर से वही नौकर दिखाया जाता है जो उस बॉक्स के पास खड़ा है। उस बॉक्स को देखकर उसे अजीब लगता है और वो उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस बॉक्स में से कुछ निकलता है और वो काफ़ी डर जाता है। फिर वहाँ भूतिया घटनाएं शुरू हो जाती है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन शटर बंद था और उसके साथ क्या होता है वो आपको आगे पता चल जाएगा। अगले दिन वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसे दुकान के मालिक ने बुलाया था। वहाँ उस नौकर को बहुत बुरी हालत में वो देखते हैं और डर जाते हैं। इसके बाद हमें सैम को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि वो एक न्यूक्लियर कंपनी का चीफ है। वो वहां प्लूटोनियम जैसे खतरनाक परमाणु पर चर्चा करते हैं। सैम बताता है कि प्लूटोनियम का हल्का सा रिसाव पूरे आइलैंड को खत्म कर सकता है, लेकिन हमारी फैक्ट्री में प्लूटोनियम तक पहुंचने के लिए 3 सिक्योरिटी लेयर्स हैं, जिनका एक्सेस केवल मेरे पास होगा। फिर वहाँ कुछ लोग प्रोटेस्ट करते दिखाए जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनके आसपास न्यूक्लियर खतरा हो। फिर हमें सैम और माही को न्यू हाउस में दिखाया जाता है, जहाँ उनकी नौकरानी भी होती है। अगले दिन सैम और माही जॉगिंग के लिए जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ नाइबर्स मिलते हैं और वहाँ उनकी जान पहचान हो जाती है। इसके बाद जब सैम गाड़ी में जा रहा होता है तो उसे फादर गैब्रियल का कॉल आता है, जिन्होंने सैम को पाला था। वो उससे माही के बारे में पूछते हैं कि क्या वो स्ट्रेस फ्री है, क्योंकि माही का मन मॉरिशस में नहीं लग रहा था और उसने सैम से लव मैरिज करी थी घर वालों के खिलाफ। फिर हमें माही को उसी एंटीक सामानों वाली शॉप में दिखाया जाता है, जहां से वो उस बॉक्स को अपने घर ले आती है। रात को जब वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें से कुछ बाल और एक खून से भरी शीशी निकलती है। तभी अचानक उस बॉक्स में से एक आत्मा निकलकर माही के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में माही उसी बॉक्स के पास बैठी होती है और वह सैम से अजीब व्यवहार करती है। जब माही बाथरूम में होती है तब अचानक उसके पीछे से एक सोल के पैर दिखाई देते हैं। वो काफ़ी पैनिक हो जाती है। फिर अचानक कांच में एक सोल दिखाई देती है, जो एक लड़की की होती है। इसके बाद जब वो स्टीम रूम की तरफ जाती है तो वहाँ एक आत्मा उसका हाथ पकड़ लेती है। माही डरकर बाहर की ओर भागती है और नौकरानी को इशारा करती है कि बाथरूम में कोई है। इसके बाद माही सैम के ऑफिस में चली जाती है और उसे सब बातें बता देती है, लेकिन सैम उसे समझाता है कि ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। इसके बाद जब रात को वो दोनों सो जाते हैं तब सैम अचानक उठ जाता है और उसे ऊपर किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है और वह देखने चला जाता है। वहाँ उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका पैर एक कमज़ोर लकड़ी पर पड़ जाता है और वह नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट डे सुबह सैम के साथ उसी पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो उस नौकर के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। वो कहता है कि शायद कोई चोर होगा। वो माही से भी पूछता है कि क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी, तो माही अजीब तरीके से मना कर देती है। फिर जब ऑफिसर जा रहा होता है तब सैम माही को देखता है, जो छत से खड़ी खड़ी उसे घूर रही थी। अगले दिन सैम फादर गैब्रियल को लेने एयरपोर्ट जाता है और वो रास्ते में बातें करते हुए आते हैं। सैम उन्हें माही के व्यवहार के बारे में भी बताता है। इधर जब माही अपने कबर्ड में से कपड़े निकालती है तो उसे एक बुरी आत्मा का चेहरा दिखाई देता है और वो काफ़ी डर जाती है। जब फादर घर पहुंचते हैं तो उन्हें अजीब लगता है। उन्हें वो बॉक्स दिखाई देता है और वो उसके पास जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। उधर सैम जब माही को बुलाने जाता है तो माही ऊपर स्टोर रूम में बेहोश पड़ी मिलती है। फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहां उसका ट्रीटमेंट कर घर भेज दिया जाता है। घर आने पर फादर सैम को बताते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है सब उस बॉक्स की वजह से हो रहा है। वो बताते हैं कि इस बॉक्स को डिबुक कहते हैं। 16वीं शताब्दी में यहूदी लोग एक रिचुअल करते थे, जिसमें वो किसी की आत्मा को किसी उद्देश्य के लिए कैद करते थे, और अगर किसी ने डिबुक की आत्मा को आज़ाद कर दिया तो उसे पोजेस कर लेती है। सैम यह सब नहीं मानता था। फिर फादर कहते हैं कि पहले हमें डिबुक में लिखे हुए शब्दों का मतलब जानना होगा, जो हिब्रू भाषा में लिखे हुए थे। फिर वो बॉक्स की फ़ोटो खींचकर उसे ट्रांसलेट करने भेज देते हैं। जब वो ट्रांसलेट होकर आता है तो सैम उसे पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ था अब्राहम इज़रा की आत्मा।
फिर फादर वहां आते हैं और सैम से कहते हैं कि अब केवल रबाई बेनियन ही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, जो एक महान यहूदी हैं। अगले दिन सैम प्रीस्ट बेनियन के पास जाता है, जहां वो कहते हैं कि डिबुक सिर्फ उन्हीं को पोजेस करता है जिनके शरीर आत्मा से ठीक तरीके से न जुड़े हुए हो, जैसे कि कोई मानसिक रोगी हो। तभी वहां बेनियन का बेटा मार्कस भी आ जाता है। बेनियन सैम से कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि तुम मानसिक रोगी नहीं हो, तो तुम निश्चिंत रहो। लेकिन अचानक सैम को माही का कॉल आता है, जिसमें वो उससे कहती है कि वह प्रेग्नेंट है। यह बात जब सैम बेनियन को बताता है तो वो घबराकर कहते हैं कि डिबुक तुम्हारे बच्चे के रूप में जन्म लेगा, क्योंकि बच्चों का शरीर जन्म से कुछ सालों तक आत्मा से ठीक प्रकार से जुड़ा नहीं होता। जब अगले दिन सैम उनसे मिलने जाता है तो बेनियन की मृत्यु हो चुकी होती है। फिर उनका बेटा मार्कस सैम से कहता है कि डिबुक की आत्मा अपना मकसद पूरा किए बिना नहीं जाएगी, और उसका मकसद जानने के लिए मुझे तुम्हारे बच्चे का जेंडर पता होना चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। सैम मार्कस को एग्जोर्सिज्म करने के लिए कहता है, लेकिन मार्कस कहता है कि अभी मुझे थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, फिर मैं आऊँगा। और मार्कस सैम को एक होली लॉकेट दे देता है। मार्कस कहता है कि घर के सारे कांच तोड़ देना, क्योंकि वहाँ आत्मा का प्रकोप ज़्यादा होता है जहाँ पर कांच लगे होते हैं। फिर एक दिन जब सैम और माही वॉकिंग कर रहे होते हैं तो उनके पड़ोसी का कुत्ता माही की तरफ जोर जोर से भौंकता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को जब सैम उठता है तो उसे माही अपने पास नहीं मिलती और वो उसे ढूंढता है। एक कमरे में टीवी अपने आप चल रही थी और कुर्सी अपने आप हिल रही थी। फिर सैम बाहर जाता है, जहां माही एक दीवार पर चढ़ी हुई थी और उसके हाथ में कुछ था जिसमें से खून निकल रहा था। सैम उसका पीछा करता है। तभी अचानक माही के आगे मार्कस आ जाता है। वो उससे उसका नाम पूछता है तो एक शैतानी आवाज में जवाब आता है, इब्राहिम इजरा। फिर मार्कस माही के सर में हाथ रखता है और माही के हाथ से वो थैला गिर जाता है, जिसमें से उस कुत्ते का कटा हुआ सर निकलता है। फिर माही को घर में दिखाया जाता है। मार्कस सैम से कहता है कि मुझे वहां ले चलो जहां से माही इस डिबुक बॉक्स को लाई थी। सैम कहता है कि वो दुकान मेरे ऑफिस के जस्ट साइड में है। फिर वो दोनों पहले सैम के ऑफिस की तरफ जाते हैं, जहां मार्कस को पता चलता है कि सैम एक न्यूक्लियर ऑफिस चीफ है। इस बात को आप ध्यान रखना। फिर वो दुकान के मालिक से कहता है कि क्या तुमने डिबुक के पास से कोई किताब उठाई थी, तो वो मना कर देता है। फिर मार्कस उस घर का पता मांगता है जहां से ये डिबुक आया था और वो वहां चला जाता है। उस घर में ताला लगा था तो मार्कस उसे तोड़ देता है। वहाँ एक बच्चा आता है और मार्कस को वापस जाने के लिए कहता है, तो मार्कस उसे पैसे दे देता है। फिर मार्कस वहाँ कुछ ढूंढता है, तभी वहाँ भूतिया घटना स्टार्ट हो जाती है। मार्कस को उस बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है जिसे उसने पैसे दिए थे। वो तुरंत जाकर देखता है तो उसे वहाँ एक भूत दिखाई देता है जो उसका पीछा करता है। तब मार्कस तुरंत उसे अपना लॉकेट दिखाता है और वो भूत भाग जाता है। जब मार्कस वापस आता है तो उसे वहाँ एक किताब मिलती है जिसमें डिबुक की आत्मा का रहस्य था। फिर हमें किताब से पता चलता है कि 1961 में एक यहूदी लड़का था जिसका नाम इब्राहिम इजरा था। वो एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम नोरा था। इब्राहिम का बाप एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसका नाम याकूब था, जिसे कबूला नाम की एक तंत्र विद्या आती थी। इब्राहिम और नोरा काफ़ी प्यार करते थे और नोरा प्रेग्नेंट भी हो गई थी। इब्राहिम को व्यापार सिखाने के लिए उसके पिता दूसरी जगह ले गए थे, जहां उसने नोरा की बात उसके पापा को बताई, लेकिन दूसरी जाति और गरीब होने की वजह से उसके पापा नहीं माने। उधर नोरा उसका इंतज़ार कर रही थी। एक दिन नोरा को इजरा का एक लेटर आया जिसमें उसने लिखा था कि तुम मुझे भूल जाओ। यह सब सुनकर नोरा ने फांसी लगा ली, और जब गांव वालों को यह पता चला कि नोरा इजरा की वजह से मरी है तो उन्होंने इजरा को मारने की कोशिश करी, लेकिन इजरा बुरी तरह घायल हो गया लेकिन मरा नहीं। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब वो केवल सांस ही ले सकता है। इस पर उसके पिताजी काफ़ी दुखी हो गए। तब इब्राहिम के पिता ने कबूला की मदद से इस डिबुक को बनाया जिसमें इब्राहिम की आत्मा कैद थी। उसने इजरा के शरीर को समुद्र में फेंक दिया और नकली शरीर को दफन कर दिया, क्योंकि डिबुक की यह शर्त थी कि आत्मा के मृत शरीर को न तो जलाया जाए और न ही दफनाया जाए, तभी वो काम करेगा। उसके पिता ने उन लोगों से बदला लेने के लिए डिबुक बनाया और कहा कि जब कोई इस डिबुक को खोलेगा तो यह आत्मा सारे गांव और देश को बर्बाद कर देगी, और यह आत्मा उस शख्स को अपना शिकार बनाएगी जो सारे क्षेत्र को बर्बाद करने की क्षमता रखता हो। इस लाइन को भी याद रखना। फिर मार्कस फादर को कुछ बताता है। तब फादर उससे पूछते हैं कि वो लड़की कौन है जो माही को बार बार दिखती है, तो वो कहता है कि वो नोरा है जो इजरा को रोकने की कोशिश करती है।
अब माही की माँ भी आ चुकी है। तभी सैम को उसके दोस्त का कॉल आता है जो कहता है कि प्लूटोनियम का कंसाइनमेंट कब आ रहा है। सैम उससे कहता है कि डोंट वरी, मैं संभाल लूँगा। फिर माही और उसकी माँ हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ वो बच्चे का जेंडर पता करते हैं। फिर सैम के घर पर वो पुलिस ऑफिसर आता है जिसे वहाँ वो डिबुक दिखाई देता है। उसे अचानक याद आता है कि यह बॉक्स उसने उस दुकान में भी देखा था। फिर वो सैम से कुछ पूछता है, तभी वहाँ फादर आते हैं और उसे सब कुछ बता देते हैं। फिर वो कहता है कि इसका मतलब उस दुकान के नौकर को भी डिबुक ने मारा है। तभी वहाँ मार्कस भी आ जाता है और वो कहता है कि कल ऐसा दिन है जब हमारे यहूदी भगवान तय करेंगे कि कौन जिंदा रहेगा या मरेगा, और अगर कल तक शरीर से आत्मा मुक्त नहीं हुई तो बर्बादी तय है। इसके बाद ऑफिसर और मार्कस यह कन्फर्म करने जाते हैं कि किताब की बातें सही है या नहीं, और जब वो जाकर कब्र में देखते हैं तो वहाँ नकली शरीर पड़ा होता है, यानी कि वहाँ पर इज़रा का शरीर नहीं था क्योंकि उसके शरीर को उसके पिता ने समुद्र में फेंक दिया था। इसके बाद वो वापस आते हैं। तभी मार्कस को फादर का कॉल आता है और वो कहते हैं कि जल्दी न्यूक्लियर हब में आओ, और मार्कस ऑफिसर को न्यूक्लियर हब भेज देता है और खुद एक्सोर्सिज्म की तैयारी करने चला जाता है। उधर ऑफिसर ऑफिस में सैम को बेहोश करके ले आता है। रुको, अभी सब समझ में आ जाएगा आपको। फिर सैम को एक कुर्सी में बांध दिया जाता है जहां मार्कस उससे कहता है कि इब्रा की आत्मा तुम्हारे अंदर है। आपका दिमाग खराब हो रहा होगा, लेकिन रुको, अभी सब समझ में आ जाएगा। मार्कस कहता है कि इस आइलैंड की बर्बादी के जिम्मेदार तुम होगे। सैम को कुछ समझ नहीं आता। फिर मार्कस बताता है कि उस दिन जब तुम माही को बाहर ढूंढने गए थे, उस दिन इज़रा की आत्मा तुम्हारे शरीर में आ गई थी, और जब मैंने माही से उसका नाम पूछा तो जवाब तुम दे रहे थे, लेकिन तुम्हें यह पता नहीं था क्योंकि तुम पोजेस हो। और वहाँ मैंने तुम्हारा कार्ड देखा जिससे मुझे पता चला कि इज़रा ने तुम्हें क्यों चुना, क्योंकि तुम न्यूक्लियर फैक्ट्री के चीफ हो और तुम बस एक बटन दबाकर सारे आइलैंड को तबाह कर सकते हो, और यही तो इज़रा का मकसद है, यानी डिबुक का। और यह बात मैंने फादर को भी बताई। अब आप यह सोच रहे होंगे कि बेनियान ने कहा था कि डिबुक सिर्फ उसी शरीर को कैद करता है जो या तो मानसिक रोगी हो या छोटा बच्चा। तब फादर मार्कस को बताते हैं कि सैम के माँ बाप की डेथ के बाद मैंने ही उसे पाला है, और बचपन में वो काफ़ी डिप्रेशन में रहता था, लेकिन काफ़ी इलाज के बाद वो सही हो पाया है। तब मार्कस को विश्वास हो गया कि सैम ही पोजेस है, और मार्कस ने यह बात माही को भी समझा दी थी। फिर वो एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं जहाँ इज़रा की आत्मा सैम पर हावी हो जाती है। वहाँ काफ़ी भयानक तबाही होती है, लेकिन आखिर में उस आत्मा को वापस डिबुक में कैद कर लिया जाता है। अब सब कुछ ठीक हो चुका है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।